एक दिन जब साधारण मनुष्य चंद्रमा पर रहने लगेंगे तो वो कैसा फील करेंगे? जी, एक काम की बात, आपका वजन 6 गुना कम हो जाएगा। क्या मनुष्य चंद्रमा पर जीवित रह सकता है? नहीं रह सकता। उसका करें है, मनुष्य को ऑक्सीजन चाहिए जो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। क्या हम कभी भी चंद्रमा पर स्थायी रूप से रह पाएंगे? कोशिश में लगे हैं वैज्ञानिक, लेकिन अभी निकट भविष्य में संभव नहीं है। हम चंद्रमा को मनुष्यों के रहने योग्य कैसे बना सकते हैं? They belong to solar dynasty। क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है? असंभव तो मनुष्य, खासकर वैज्ञानिक, के लिए कुछ भी नहीं है, पर चंद्रमा पर जीवन बसाना इतना आसान भी नहीं है। इसमें कई सारी कठिनाइयां हैं, जैसे चंद्रमा पर तापंत्र, दिन में लगभग 110 डिग्री सेल्सियस और रात में करीब 150 डिग्री सेल्सियस तक। वहां पर वायुमंडल का होना, वायुमंडल न होने से दबाव बहुत कम होना तथा सूर्य व अन्य ग्रहों और नक्षत्रों द्वारा आ रहे कई सारे हानिकारक विकिरण इत्यादि। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इस उत्तर को अपवोट कीजिए तथा ऐसी जानकारियों को निरंतर प्राप्त करने के लिए मुझे फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। चंद्रमा धूल मनुष्यों के लिए खतरनाक क्यों है? चंद्रमा धूल मनुष्यों के लिए खतरनाक क्यों है? चंद्रमा पर धूल पृथ्वी पर धूल की तुलना में थोड़ा अलग व्यवहार करती है। शुरुआत के लिए यह कण तेज हैं, क्योंकि चंद्रमा पर हवा नहीं है, धूल कभी नहीं मिटती है। इसके बजाय चंद्रमा की धूल के दाने, जो कि बड़े पैमाने पर माइक्रोमीटरेटाइट इफेक्ट्स के उत्पाद हैं, तेज और अपघर्षक रहते हैं और अगर बहुत गहराई से सांस लेते हैं तो आसानी से एक अंतरिक्ष यात्री के फेफड़ों की कोशिकाओं में जा सकते हैं। चंद्रमा की धूल के भौतिक गुण मुख्य रूप से बेसाल्टिक और एनोर्थोसिटिक रॉक के यांत्रिक विघटन का परिणाम है, जो वर्षों में निरंतर परमाणु कणों द्वारा अंतरित उल्कापिंडों के प्रभाव। क्या हमारी चंद्रमा अंदर से खोखला है? अभी तो चंद्रमा के धरातल का अध्ययन चल रहा है। आंतरिक संरचना अभी शुद्ध का विषय है, पर शायद चंद्रमा का आंतरिक भाग कठोर पदार्थों से बने होने की संभावनाएं हैं। धन्यवाद। 1. हम चंद्रमा के पीछे क्यों पड़े हैं? हम चंद्रमा पर जाकर क्या ढूंढना चाहते हैं? चंद्रयान 2 चंद्र की कक्षा में यह लैंडिंग के कुछ पहले चंद्र की सतह से मात्र थोड़ी ऊंचाई से गिरकर नष्ट हो गया था। दोनों चित्र चंद्रयान 3 के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव क्षेत्र पर मंगलवार 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 पर सफल अवरोहण लैंडिंग के अवसर के हैं। मोबाइल में टीवी स्क्रीन से प्रश्न है जो किसी भी नागरिक के मन में सहज ही उठ सकता है कि वैज्ञानिक चंद्रमा के पीछे क्यों पड़े हैं? चंद्रमा पर क्या खोजना चाहते हैं? देखिए, प्रश्न जिस तरह किया गया है उससे लगता है कि चंद्रयान -2 अभियान ने आम नागरिक के मन में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाई है, इसलिए प्रश्न प्रशंसनीय है। वैज्ञानिक तो हर जगह बस क्यों, कैसे करते और इनके उत्तर खोजते आ रहे हैं। आम आदमी शुरू में तो इस क्यों कैसे को बेकार के कार्य मानते हैं, जबकि मनुष्य की सभी क्षेत्रों में जो भी प्रगति हुई वह इसी वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण ही होती आ रही है। चंद्रमा पर DOD लगाने के लिए भारत सहित विश्व के वैज्ञानिक आखिर क्यों जुटे हैं? इसका उत्तर तो हमें देना ही चाहिए। अपनी कोई राय देने के पहले इसलिए चंद्रमा पर अन्वेषण क्यों पर इसरो का उत्तर ही देख लिया जाए, जो अंग्रेजी से सार रूप में हिंदी में मैंने अपने शब्दों में लिखा है, क्योंकि इसरो का हिंदी अनुवाद किंचित पुस्तकीय है। इसरो का कथन है कि पृथ्वी के इतिहास की सर्वोत्तम परंपरा चंद्रमा से ही जुड़ रही है। चंद्रमा हमें अंतर्वर्ती सोलर सिस्टम के अर्थात सौर मंडल बनने के तत्काल बाद की अवस्था के ऐसे प्रमाण उपलब्ध कराता है जिन्हें किसी ने बिगाड़ा नहीं है। चंद्रयान 8 ने चंद्रमा पर जल की जो अणु मॉलिक्यूल्स खोजे थे उनकी और खोज जरूरी है, ताकि चंद्रमा की सतह पर, सतह के नीचे और इसके आसपास जल की उपलब्धता को बेहतर ढंग से समझा और सत्यापित किया जा सके। चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव ही क्यों? क्योंकि चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव की तुलना में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में छायादार सतह क्षेत्र बहुत अधिक है, इसलिए स्थायी रूप से छायादार इस दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में जल मिलने की संभावना अधिक है। दक्षिणी क्षेत्र में बड़े गड्ढे क्रेटर्स हैं, एक तरह से ऐसे ठंडे गुप्त स्थल कोल्ड ट्रैप्स हैं जो सौर मंडल की आरंभिक अवस्था का एक तरह से जीवाश्म संग्रहालय फॉसिल रिकॉर्ड है।
चंद्रमा पर और उसमें भी दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और घुमंतू रोबोट के माध्यम से अध्ययन अन्वेषण करने पर तथा चंद्रमा के निकट से निकट परिक्रमा करने वाले ऑर्बिटर से चंद्रमा के नक्शे तैयार करने इत्यादि करने से रिसर्च के लिए और जानकारी मिलेगी। चंद्रमा हमारे लिए एक ऐसी प्रयोगशाला जैसा है जिसके माध्यम से हम अंतरिक्ष में और दूर गहरे जाने के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी का परीक्षण और विकास कर सकते हैं। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 से इन उद्देश्यों की पूर्ति होगी। 1. अन्वेषण का एक नया युग शुरू होगा। 2. अंतरिक्ष के प्रति हमारी समझ बढ़ेगी। 3. टेक्नोलॉजी को उन्नत करने की प्रेरणा मिलेगी। 4. विश्व स्तर पर साझेदारी ग्लोबल अलायंस के अवसर मिलेंगे। 5. भविष्य में अन्वेषकों और वैज्ञानिकों को और आगे कार्य करने का मार्ग बनेगा। दुनिया के वैज्ञानिक ऐसा सोचते हैं कि चंद्रमा पर हम ऐसा स्टेशन बना सकते हैं जहां से आगे अंतरिक्ष में आने जाने की ईंधन लेने मरम्मत करने की सुविधा मिल सकती है। चंद्रमा पर स्टेशन बनाने से पृथ्वी तक लगभग 4 लाख किलोमीटर तक आने की दूरी कम होगी। इसके अलावा चंद्रमा पर हीलियम गैस अपने विरल आइसोटोप ग्रुप H3 में बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। इसे धरती पर लाकर इससे विविध ऊर्जा तैयार की जा सकेगी। वहाँ उपलब्ध विरल खनिज पदार्थ भी उद्योगों के लिए उपयोगी हैं। हीलियम 3 चंद्रमा पर क्यों है, पृथ्वी पर क्यों नहीं? इसका कारण यह है कि सूर्य से निरंतर निकलने वाली प्रचंड लपटों सोलर फ्लेयर्स के घातक रेडिएशन को रोकने के लिए चंद्रमा पर वैसा चुंबकीय सुरक्षा घेरा नहीं जैसा पृथ्वी पर है। इस रेडिएशन या विकिरण के कारण चंद्रमा की हीलियम गैस की आणविक संरचना ही बदल गई है और हीलियम गैस आइसोटोप रूप में बदल गई है। जल ही जीवन है, इसलिए चंद्रमा पर जल मिलने पर मनुष्य का चंद्रमा पर रहने की सुविधा बढ़ेगी। सार रूप में उपरोक्त कुछ बढ़िया कारण हैं, जिनके कारण वैज्ञानिक चंद्रमा के पीछे पड़े ही हैं। एडिट 16 अगस्त 2022। कोरा अंग्रेजी के सर्वोत्तम लेखकों में से एक और 1 करोड़ व्यूअर्स से प्रशंसित डॉक्टर ए बंगा ने अपनी टिप्पणी में ये अतिरिक्त फायदे चंद्रयान मिशन के और बताए हैं। चंद्रमा पर जाने के प्रयास में कई अन्य खोजें हुई। कोलैटरल बेनिफिट्स, रॉकेट बेहतर करने से मिसाइल बेहतर बने। वर्टिकल बार, नए रॉकेट ईंधन का विकास हुआ। वर्टिकल बार, नी कम्युनिकेशन का विकास हुआ। वर्टिकल बार, नए कैमरे बने। वर्टिकल बार, कई उपग्रह बनाए और प्रक्षेपित किए गए। वर्टिकल बार, बिना गुरुत्वाकर्षण के जीने के तरीके खोजे गए। आदि आदि। चंद्रमा वैसे भी बचपन से ही हमें आकर्षित करता रहा है। औचित्य गूगल से साभार। और यह चंद्रमा कवियों, प्रेमियों, विरहीजनों को तो सदैव से ही कुछ न कुछ संवाद भी करता रहा है। अब वैज्ञानिक वर्ग भी अपने विशेष कारणों से चंद्रमा की ओर खींचे चले जा रहे हैं। अब चलते चलते अभी मैंने अपने एक कवि मित्र से पूछा कि आप अपनी प्रेयसी को चंद्रमुखी कहते हैं। प्रश्न: चंद्रमा के किसी गड्ढेदार जिले में कवि महोदय आपकी पोस्टिंग हो जाए तो वहाँ आप अपनी प्रेयसी को क्या कहिएगा? कवि महोदय ने खगोल PRH रखा था। तुरंत बोले, धरामुखी, अवनिमुखी, नीलाभ वसन सुशोभिता। ओ चंद्रमा की सतह पर पृथ्वी उदय का चित्र। क्योंकि चंद्रमा से पृथ्वी भी 15 कलाओं युक्त दिखती है, चंद्रमा की ही तरह। और कुछ नीली भी कल्पित कर सकते हैं समुद्र की नीलिमा को लेकर। सहृदय कोरा पाठक और जिज्ञासु वर्ग आपकी टिप्पणी की प्रतीक्षा रहेगी। और अधिक जानकारी के लिए कृपया देखिए इसरो की यह लिंक। लुक व्हाट आई शेयर्ड। चंद्रयान 2 मिशन ISRO at MIUE वर्टिकल बार। चंद्रयान 2 मिशन एडिट 29 अगस्त 2023। कोरा प्रशासन को हार्दिक धन्यवाद। इस लोकप्रिय पोस्ट को 1 लाख जिज्ञासु कोरा पाठकों को परिचालित करने के लिए इससे लेखन उत्साह बराछा। पुनः हृदय से आभार। एक दिन जब साधारण मनुष्य चंद्रमा पर रहने लगेंगे तो वो कैसा फील करेंगे? जी, एक काम की बात, आपका वजन 6 गुना कम हो जाएगा। क्या चंद्रमा पर जीवन संभव है? जी, चंद्रमा पर संभव नहीं, क्योंकि जीवन के लिए ऑक्सीजन, जल, गुरुत्वाकर्षण का होना अति आवश्यक है, जो चंद्रमा पर नहीं है। मानव के चंद्रमा पर जाने से करोड़ों मनुष्यों की जान किस तरह बची। जिस दिन इंसान ने चांद पर कदम रखा था, ठीक उसी दिन से एक विशेष विचारधारा के लोगों ने यह भ्रम फैलाया कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं। यह भ्रम काफी लंबे समय तक दुनिया में राह
और आज भी ऐसे अनेकों लोग मिल जाएंगे जिन्हें लगता है कि इंसान कभी चांद पर गया ही नहीं था, लेकिन अब इस बात की पुख्ता प्रमाण मिल चुके हैं कि इंसान चांद पर गया भी था, वहां पर चहलकदमी भी की थी और वैज्ञानिक नमूने भी चांद की धरती से जुटा कर लाया। एक नए विचारधारा का जन्म उस समय हुआ जब व्यक्ति चांद पर जा चुका था। कुछ लोग कह रहे थे कि चांद पर जाने में अमेरिकी सरकार इतना पैसा क्यों खर्च कर रही है, जबकि इस पैसे से अनेक गरीब लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत चीजें दी जा सकती हैं। ऐसे लोग भारत में भी हैं जो भारत के अंतरिक्ष अभियानों की और भारत में बनने वाले कुछ नए पर्यटन केंद्रों की यह कहकर आलोचना करते हैं कि जो धनराशि अंतरिक्ष अभियान और नए पर्यटन स्थल खोलने में खर्च की जाती है, उस धनराशि से तो हजारों गरीब लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य उत्तम बनाया जा सकता है। शायद आप में से भी कई ऐसे लोग होंगे जिन्हें यह लगे कि मनुष्य का चांद की सतह पर 8 बार जाना व्यर्थ था और अमेरिका ने केवल पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया था। हो सकता है कि मनुष्य को चांद पर भेजने में अमेरिका की कई सारे निजी हित शामिल हो, इनसे कोई इनकार नहीं करता, लेकिन मनुष्य के चांद पर जाने से जो लाभ मानव जाति को हुआ है वह अतुलनीय है और उससे केवल अमेरिका को ही नहीं, अभी तो पूरी मानव जाति को लाभ हुआ है। नीचे अब वह बिंदु पड़ेंगे जो लाभ हमें मनुष्य को चांद पर पहुंचाने से मिला है। 50 वर्ष पहले जब अपोलो मिशन चांद पर गया, तब उसने ऐसी गहरी तकनीकों का आविष्कार किया जिनसे मानव जीवन को बहुत गहरा लाभ पहुंचा है। जैसे जब अपोलो रॉकेट को लॉन्च किया जाना था, तब इंजीनियर एक बड़ी समस्या से रूबरू हुए। वह समस्या थी वाइब्रेशन की। जिस समय अपोलो को लॉन्च किया जाता, तब एक बहुत ही भयंकर वाइब्रेशन से इंजीनियरों को सामना करना पड़ था। इसके लिए शॉक अब्जॉर्बर तकनीक आविष्कार किया गया और आज यही तकनीक ऊंची बिल्डिंग में भूकंप रोकने के लिए उपयोग होती है। अगर अपोलो मिशन के लिए शॉक एब्जॉर्बर तकनीक आविष्कार ना होता तो आज इतने ऊंचे इमारतें खड़ी ना हो पाती और भूकंप से भी कई लोग जान गंवा चुके होते। रेलवे लाइन और रेलवे के पुल, भारी यातायात के पुल भी इतनी मजबूती के साथ कभी ना बन पाते। नासा के जो एस्ट्रोनॉट चांद पर जा रहे थे, उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए मेडिकल मॉनिटर बनाए गए थे, जो आज हर एक अस्पताल में इस्तेमाल होते हैं और इंसान की दिल, सांस और खून के स्तर का लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध कराते हैं। जरा सोचिए, यह तकनीक मरीजों के लिए कितनी लाभप्रद है, जो अपोलो मिशन के दौरान खोजी गई थी। जिस समय अपोलो चांद पर उतरा था, एस्ट्रोनॉट और रॉकेट को विकिरण रोधी चादर से ढका गया था, जिसे रेडिएंट बैरियर इंसुलेशन कहा जाता है। इसका उपयोग आज कहीं पर आग लग जाने पर लोगों को सुरक्षित निकालने में किया जाता है। फायर फाइटर्स भी इसका उपयोग करते हैं। एस्ट्रोनॉट के कपड़े खास पॉलीमर फाइबर से तैयार किए गए थे, जिनमें आग नहीं लगती थी। इन्हीं कपड़ों का उपयोग आज सेना, फायर फाइटर्स और विभिन्न संगठनों के लोग आपात स्थिति में या देश की रक्षा में करते हैं। जब भी कहीं पर बाढ़ आती है, आपने देखा होगा कि एनडीआरएफ की टीम एक ऑरेंज कलर की बोट में सवार होती है, जिसे हवा भरकर बड़ा बनाया जा सकता है। इन्हें इन्फ्लेटेबल राफ्ट्स कहा जाता है। इनका आविष्कार भी अपोलो मिशन का हिस्सा था। इन्हें तब बनाया गया था जब अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट्स को वापस लेकर आना था। आज हम लोग रोमांचक खेल के तौर पर भी इन बोट्स का उपयोग करते हैं। अपोलो मिशन के एस्ट्रोनॉट के लिए खास तौर पर हेयरिंग गैजेट्स बनाए गए थे, जो उन्हें सुनने में मदद करते थे। आज यही गैजेट्स हमारे वह दिव्यांग भाई बहनों प्रयोग करते हैं जो सुन नहीं सकते या जिनकी सुनने की क्षमता की सुनने काफी कम होती है। सोचिए, अगर यह सब ना होता तो कितने लोग अपने जीवन से ज्यादा हाथ गंवा चुके होते हैं या फिर उसका आनंद नहीं उठा पाते। प्रकृति हमें खोजी बने रहने के लिए प्रेरित करती है और हमें आलोचकों की चिंता किए बिना यह करते रहना चाहिए।